मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के एग्जाम में छपने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी अभी तक सोशल साइंस का कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से परेशान है, सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको याद नहीं होता है और आप चाहते हैं कि कम से कम प्रश्नों को पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाए, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बना है। मेरे डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला और ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक जो जिसमें आप लोगों को 2011 से 2026 तक के इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी लाए गए हैं और आप सभी के लिए एकदम आसान आंसर लाया गया है, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसी में याद हो जाएगा। तो आइए आज के इस कंप्लीट वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को शानदार कीजिएगा। हाँ, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो पूरा देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए अगर आप सही में सोशल साइंस की परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्या आप तैयार है? बताइए यस या नो। सभी विद्यार्थी जरूर तैयार रहेंगे, अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का लिखिए, है ना। ऐसे प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। हालांकि ये 2 नंबर के लिए अवेलेबल है कि रूसी क्रांति के 2 कारण को लिखिए। देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रूसी क्रांति के 2 कारण, पहला हो जाएगा, आप लोग हेडिंग बना के लिख भी सकते हैं कि रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, है ना, की निरंकुश और अयोग्य शासन व्यवस्था जिससे जनता में असंतोष फैल गया था। पता है, जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश और है ना अयोग्य शासन से व्यवस्था जिससे जनता असंतोष फैल गया था ना, मतलब वो जनता का देखभाल नहीं करता था ना, अपना हित के बारे में सोचता था। तो राजा जब बन जाते हैं ना तो फिर उनका ऐसा ही हाल विचार हो जाता है, समझ गए ना। तो उनका भी ऐसा व्यवहार था। दूसरा था कि रूस की दयनीय आर्थिक स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध में हुई भारी जनधन की हानि। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना, उसमें रूस की बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था, बहुत ही ज्यादा हानि हो गया था। तो वैसे ही रूस एक गरीब देश बन गया था। और उसके बाद ये जो राजा थे, है ना, जार निकोलस द्वितीय, उनका भी तो फिर चलना, मतलब जनता की सेवा करने के पक्ष में नहीं थे, वो अपना सेवा कर रहे थे। यही थी जार के रूसी क्रांति के 2 कारण। इसी के लिए रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में चलाया गया था। 1917 ईस्वी में, है ना, रूसी क्रांति चलाया गया था इसी के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, होची मिन मार्ग क्या? ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होची मिन मार्ग क्या? बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा, देखिए ना, 1 सेकंड में याद हो जाएगा, ठीक है। कि होची मिन मार्ग एक गुप्त मार्ग था। गुप्त मार्ग मतलब समझते हैं कि 2-4-10 आदमी को ही पता होगा जो कि उसमें काम करते हैं, जो ने इसको बनाया है, जो ने उसको निर्माण किया, ठीक है। तो होची मिन मार्ग एक गुप्त मार्ग था जो कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, है ना। उत्तरी वियतनाम से लेकर के कहाँ तक जाता था? दक्षिणी वियतनाम तक, ठीक है। इसका उपयोग वियतनामी सैनिकों द्वारा रसद और हथियार पहुंचाने के लिए किया जाता था। मतलब एक देश से दूसरे देश में हथियार पहुंचाने के लिए, है ना, जो मतलब चुपके, है ना, गुप्त मार्ग से द्वारा पहुंचाया जाता था। यही चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या सर जी? कि होची मिन मार्ग क्या था बताइए? तो होची मिन मार्ग एक गुप्त मार्ग था, है ना। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना, क्या याद रखना बताइए? तो होची मिन मार्ग क्या था? तो यह एक गुप्त मार्ग था जो कि उत्तरी से वियतनाम से लेकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसका उपयोग वियतनामी सैनिकों द्वारा रसद और हथियार पहुंचाने के लिए किया जाता था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि होची मिन मार्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये, है ना, रासायनिक हथियारों को पहुंचाने के लिए किया जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि क्या बोलते हैं, होची मिन मार्ग कहां से कहां तक बना था? तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। आप सब्जेक्टिव के लिए तो इंपोर्टेंट है ही। तो सब्जेक्टिव से क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है और ऑब्जेक्टिव से भी सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो दोनों को पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ना। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद, है ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के निर्माण के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ये चीज बताना है ना। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय में जब तुर्की की हार के बाद ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेज की सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के निर्णय के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। मतलब ये खलीफा को पद समाप्त नहीं किया जाए, ठीक है, इसको रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। समझ रहे बातों को? तो बहुत ही नॉर्मल आंसर है, इसलिए आप लोग को अंत तक देखना है, जिसमें हम लोग 30 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कितना पढ़ेंगे? 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसका फ्री पीडीएफ भी आप लोग को दिया जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताया जाएगा आप लोग को ये फ्री पीडीएफ, इस सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। चलिए
आइए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 नंबर। क्या है सर जी? अक्टूबर क्रांति क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति। यहाँ पर देख सकते हैं 21 में 24 की परीक्षा में पूछा गया है अक्टूबर क्रांति। बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि 7 नवंबर 1917 में जूलियन कैलेंडर है ना, जूलियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर को बोल्शेविक द्वारा पेट्रोग्रेड के सरकारी भवनों में रेलवे स्टेशन और बैंक पर अधिकार करने की घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक द्वारा पेट्रोग्रेड के सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन और बैंक पर अधिकार करने की घटना को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। समझ रहे बातों को? तो ये भी आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस देखते जाइए, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आसान आंसर आपको कहीं और मिल जाए तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, अगर बुक सब में मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमारा मानना है कि आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा छोटा आंसर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने चूज करके लाया है। ठीक है, सभी प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-3 मिनट में एक प्रश्न को आप आराम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैसे किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी से अगर पूछा जाए कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया था तो आप सिंपली बता सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। और गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैसे किया, है ना, कैसे किया? देखिए आंसर जानिएगा कि गुटेनबर्ग ने जैतून के पेराई यंत्र को आधार बनाकर धातु के सांचों का उपयोग करते हुए प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। ठीक है, कैसे? गुटेनबर्ग ने जैतून के पेराई यंत्र के आधार को बना, है ना, क्या होता है ना, गुटेनबर्ग ने जैतून के पेराई यंत्र को आधार बनाकर मतलब नीचे में रखकर धातु के सांचों का उपयोग करते हुए प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अग्रिम पट्ट व्यवस्था क्या थी? ठीक है, अग्रिम पट्ट व्यवस्था देखिए औपनिवेशिक काल में ठेकेदारों द्वारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न छूटा नहीं चाहिए, कि औपनिवेशिक काल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को काम पर रखने के लिए दी गई अग्रिम राशि जिससे श्रमिक कर्ज के जाल में फंस जाते थे, इसे ही अग्रिम पट्ट कहा जाता था। मतलब मान लीजिए कोई आपसे ऋण, कोई मान लीजिए किसी आदमी से, पहले के जमाने में गरीब लोग क्या करते थे, मालिक के यहाँ क्या बोलते हैं, कर्जा लेने के लिए जाते थे। तो वहां पर देखिए सिंपल सा प्रश्न को समझिएगा कि औपनिवेशिकों काल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को काम पर रखने के लिए, ना देखिए श्रमिक समझते हैं ना, मजदूर जो काम करते हैं ना, ठेकेदार होते हैं ना, जो 10, 20, 50, 25, 100, 200 मतलब श्रमिक को रोजगार देते हैं, काम करवाते हैं अपने अंदर में। तो औपनिवेशिक काल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को काम पर रखने के लिए दी गई अग्रिम राशि जिससे श्रमिक कर्ज के जाल में फंस जाते थे, मतलब ज्यादा पैसा दे दिया जाता था और उसको बोला जाता था कि तुमको काम करना है। ठीक है, तो इस चीज से आप समझ लेंगे अग्रिम पट्टा व्यवस्था यही थी। ठीक है, ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को पैसा देकर उसको मान लीजिए अपने कब्जा में कर देना, यही हो जाएगा। राष्ट्रवाद क्या है? आई थिंक आपको पता भी होगा और ये बहुत मजेदार प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आप नॉर्मली समझते होंगे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसका आंसर ये भी लगा सकते हैं कि किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वालों लोगों में एकता, प्रेम और गौरव की भावना का उदय ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या चीज याद रखिएगा कि किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता, प्रेम और गौरव की भावना का उदय ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? राष्ट्रवाद कहलाता है। ये 7 प्रश्न पढ़ चुके हैं, ऐसे हम लोग को 30 प्रश्न पढ़ना है, तो आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी को एक बात बता दूं कि क्वेश्चन बैंक का फ्री क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर चलता है। आपको नहीं पता है तो एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, शाम 7 बजे से लाइव क्लास डेली चलता है। प्लीज चैनल पर अगर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके संपूर्ण तैयारी का जिम्मेदारी हमारा होगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियोस देखिएगा, जो भी आएगा नया नया, और शाम 7 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और हाँ, अभी तक चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्य क्या कहते हैं उसको चर्चा करना, बताना। देखिए गैरीबाल्डी ने अपनी सशस्त्र सेना लाल कुर्ती, अगर आपसे इसे पूछा जाए ना कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। तो गैरीबाल्डी ने अपनी सशस्त्र सेना लाल कुर्ती के साथ इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिसिली तथा नेपल्स को जीता। ठीक है, सिसिली तथा नेपल्स को जीता। तो यही गैरीबाल्डी के कार्य थे। समझ गए ना कि गैरीबाल्डी ने अपनी सशस्त्र सेना जिसके लाल कुर्ती के साथ, है ना, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। तो यही गैरीबाल्डी के कार्य थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। संसाधन क्या है? ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसाधन क्या है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वे वस्तु, है ना,
मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं, ठीक है। या फिर वैसे भी कह सकते हैं वे सारी चीजें जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जिमरमैन का है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3-4 लाइन आराम से, और इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं ना। देखिए सब आसान है। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है और तकनीक द्वारा उपयोग योग्य बनाते हैं। तकनीक द्वारा मतलब मानव, मान लीजिए गेहूं, अगर मान लीजिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ गेहूं रहे तो क्या गेहूं से आटा बन सकता है? उसको पहले क्या कहते हैं बताइए, गेहूं के बीज को, है ना, गेहूं खेत से काटा जाता है, फिर उसको मान लीजिए, है ना, थ्रेशरिंग करके उसको गेहूं उपजाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको, है ना, मतलब अच्छा बनाया जाता है, फिर उसको पिसवाया जाता है, रोटी बनता है ना, मतलब आटा बनता है, फिर आटा से रोटी बनता है, तब हम लोग खाते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगा तकनीकी, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है और तकनीक द्वारा उपयोग योग्य बनाई जाती है संसाधन कहलाती है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिम्बरमैन का, पता है जिम्बरमैन जो थे ना, ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और ये बात सही भी है, ठीक है। संसाधन को बनाना पड़ता है ना। मान लीजिए सिर्फ गेहूं रहे तो क्या आप गेहूं को खा लीजिएगा? नहीं ना, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस, मृदा अपरदन क्या है? अपरदन है ना, मृदा अपरदन के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मृदा समझते हैं, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत या, है ना, परत का हवा या जल द्वारा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए मृदा समझते हैं ना, मिट्टी का जो ऊपर वाला भाग उपजाऊ होता है ना, तो उपजाऊ परत का हवा या जल द्वारा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा आप तो समझ गए होंगे पवन ऊर्जा क्या है। देखिए बहुत सुंदर सा आंसर लिखा गया है कि पवन की गतिज ऊर्जा को पवन चक्की के माध्यम से, है ना, पवन की गति मतलब हवा का जो गति होता है ना जी, तो पवन की गतिज ऊर्जा को पवन चक्की के माध्यम से, है ना, यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में बदलना पवन ऊर्जा कहलाता है। समझ गए ना, पवन जो होता है ना, हवा का वेग को क्या कहता है मतलब मान लीजिए, है ना, पवन चक्की की सहायता से उसको या तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है या तो विद्युत ऊर्जा में। समझ गए ना, तो पवन की गतिज ऊर्जा को पवन चक्की के माध्यम से यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में बदलना पवन ऊर्जा कहलाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जल संकट से आप क्या समझते हैं? जल संकट समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे हम लोग को नॉर्मली प्रैक्टिकली फिजिकली भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए जल संकट, जल की उपलब्धता में कमी या जल की गुणवत्ता का गिरना ही जल संकट कहलाता है। जल की उपलब्धता में कमी, जैसे मान लीजिए भौमजल स्तर कभी कभी नीचे चला जाता है, तो गर्मी के महीनों में क्या होता है ना कि पानी कम आता है, पानी कम आता है, समझ रहे ना। गर्मी के महीनों में क्या होता है, पानी कम आने लगता है, तो इससे जल संकट पैदा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी पीने वाले पानियों की कमी हो जाती है, तो ये सब जल संकट का कारण है, ठीक है। तो जल की उपलब्धता में कमी या फिर जल की गुणवत्ता मतलब कभी कभी खराब पानी आने लगता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी कोई कोई चापाकल से खराब पानी लगता है, ठीक है। तो गुणवत्ता का गिरना ही जल संकट कहलाता है, जो कि अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से होता है, ठीक है। ज्यादातर प्रदूषण जो होता है ना और ज्यादातर यूज, देखिए किसी भी चीज को आप ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म होगा। हालांकि हमारे पृथ्वी पर 3 भाग में तो पानी है, इसलिए पानी बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी की कमी है, इसलिए हम लोग को पानी को जितना यूज हो उसी मात्रा में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जल संकट के बारे में आई थिंक अपना मन से भी बहुत लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क, ठीक है, के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? भारत में लौह अयस्क जो होते हैं ना उसके मुख्य क्षेत्र आप लोग को बताना है कि भारत के लौह, है ना, भारत में लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? देखिए बहुत ध्यान से लिखना है कि भारत में मुख्य रूप से ओडिशा लौह अयस्क क्षेत्र है, झारखंड लौह अयस्क क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि भारत में लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से जहां पर लोहा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। देखिए दिए कि भारत में मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति से क्या समझते हैं ना, हरित क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं? हरित क्रांति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में ये चीज चलाई गई थी, ठीक है, उनके देखभाल में, ठीक है। देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा है ना, ये तो बताइए, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा तो चिपको आंदोलन के थे ना। देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई वह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक नीति है जिसने खाद्यान्न, है ना, जैसे विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में, है ना, वृद्धि की। इसकी शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में हुई थी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में अपनाई गई वह
है ना, वह तकनीक है जिससे, है ना, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि की गई है, वृद्धि हुई है ना, हरित क्रांति के माध्यम से ही वृद्धि हुई, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई तो बताए, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, आपसे विद्यार्थियों को याद रखना है 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए प्लीज, दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख नदी के नाम लिखिए जो कि फेमस है। सबसे पहले तो गंगा, है ना, गंगा तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो पवित्र और आस्था की देवी मानी जाती है, और वो बहुत ही पवित्र पानी, गंगा का पानी बहुत पवित्र होता है, ठीक है, पूजनीय है हम सभी के लिए। तो बिहार की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, पहला जैसे गंगा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर सोन, ये फिर घाघरा और फिर बागमती। कोसी को बिहार का शुक नदी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बिहार का शुक नदी किसे कहा जाता है, कोसी। तो ये भी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 16 नंबर, ठीक है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता रहेगा। और ऐसे ही डेली वीडियो जाता रहेगा, डेली फ्री पीडीएफ, फ्री क्वेश्चन में क्लास प्रत्येक दिन चलता रहेगा, जब हमारे साथ डेली जुड़ेंगे आप और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन आया पता है, कमेंट के ऑप्शन में जाइएगा तो हाइप वाला सिस्टम आया है, तो प्लीज मान लीजिए ना, हाइप कीजिएगा। मान लीजिए 500 विद्यार्थी हाइप करेंगे, 500 विद्यार्थी और 500 पॉइंट देंगे, समझ रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाए, 5 25 है ना, 1 2 3 4 है ना, 2.5 लाख हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग हाइप्स कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण क्या है, क्योंकि आप लोग के लिए ये जो है ना सीरीज एकदम कंटिन्यू आने वाला है, डेली के डेली आएगा, एकदम जुड़ जाइए, तैयारी बेहतर करा के छोड़ेंगे। देखिए डियर, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है, क्या बताना है बाबू, कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। सरल शब्दों में ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह पूरी दुनिया को एक बड़े बाजार के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और विचारों का आदान प्रदान बिना किसी बाधा के हो सके, ठीक है। या फिर भूमंडलीकरण के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है और गहराई से समझेंगे, बहुत इजी आंसर भी लाए हैं जो कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन आप सभी के लिए है 16 के बाद 17 नंबर, क्या है गुरुजी, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था, देखिए एक भी प्रश्न को हल्का में ले लीजिएगा, सब के सब एकदम, मतलब हाँ बीवी है हल्का, तो आंसर है तो हल्का ही लगेगा ना, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में मैंने कहा। तो संघीय व्यवस्था क्या है, देखिए वह व्यवस्था जहां शासन के कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभाजित होते हैं, और संविधान दोनों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। संविधान क्या करता है, दोनों का जो अपना अपना अधिकार है उसको स्पष्ट करता है, उसको बताता है। क्या चीज डियर, कि वह व्यवस्था जहां शासन के कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभाजित होते हैं, ठीक है, और संविधान दोनों के अधिकारों को स्पष्ट करता है, यही आपका संघीय व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही है लोकतंत्र का कथन है, ठीक है। लोकतंत्र क्या होना चाहिए बताइए, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जिसमें जिसमें सत्ता का स्रोत जनता माना जाता है, समझ गए ना। लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो जनता को मजबूत करना होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होता है, यही लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, दल बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी। दल बदल कानून जो है ना, देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दल बदल कानून में क्या करते थे, मतलब एक पार्टी से कोई आदमी जीत गया, मान लीजिए दूसरे पार्टी में कहीं पर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वहां पर खिसक गए, तो बस इसीलिए ये रूल लाया गया है। क्या चीज बताइए, तो दल बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी। तो चुनाव जीतने के बाद विधायकों या सांसदों द्वारा दल बदल कर सरकार को अस्थिर करने पर रोक लगाने के लिए दल बदल कानून लगाया गया है, समझ गए। दल बदल कानून इसलिए जरूरत पड़ा है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद विधायक या सांसद द्वारा दल बदल कर सरकार को अस्थिर करने पर रोक लगाने के लिए ना, मतलब सांसद और विधायक कहते थे कि है ना, इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इस पार्टी में शामिल हो जाएगा, और सरकार को उससे बुरा इफेक्ट पड़ता था, इसलिए लाया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर है, क्या स्थिति बताए, तो चिपकू आंदोलन क्या था बताइए। चिपकू आंदोलन, देखिए चिपकू आंदोलन में लोग क्या करते थे, पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है। कितना भी लोग बोले, देखिए बाहर से लोग आए थे कंपनी बनाने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, लेकिन वहाँ के ग्रामीण जो लोग थे ना, वो बहुत ही पर्यावरण को अपना भगवान मानते थे, ठीक है, और पेड़ को अपना जीवन मानते थे, इसलिए पेड़ से चिपक जाते थे। उनको पता था अगर पेड़ कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है, और हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हम लोग है ना 10 साल आगे तक जीने के बदले 10 साल पहले खल्लास हो जाएंगे। देखिए चिपको आंदोलन क्या था,
तो पेड़ को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ से चिपक कर किया गया विरोध था। ठीक है, इसमें इसमें लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे और काटने से इनकार करते थे, काटने से मना करते थे। तो ये 2-3 लाइन भी ऐड कर दीजिएगा। अगर आपसे से पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो आपसे विद्यार्थी को पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के, है ना, नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये तो प्रश्न भूल के पी जाइएगा। क्षेत्रवाद की भावना क्या है, पता है आप लोगों को? क्षेत्रवाद की भावना क्या है? बहुत सिंपल है कि अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। मेरे डियर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉलिटिकल साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा। क्या है बाबू? कि अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव। मान लीजिए किसी होता है ना, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए नेता होते हैं या फिर कोई भी लोग होते हैं, ठीक है, तो अपने गांव से लेकर के अपने क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव होता है, वहां पर उनको अच्छा करना रहता है। ठीक है, हालांकि आज के जमाने में तो बहुत सारी चीजें बदल गई है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये चीज बता रहा था, अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब राष्ट्रीय हित, जिससे हमको देश को, है ना, क्या हो, देश को, राष्ट्र का हित हो, इसके लिए ये चीजें चलाई गई थी। क्षेत्रवाद भावना यही कहलाता है, समझ गए ना। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या था बताए तो अलगाववाद, है ना। आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या था? अलगाववाद। अलगाववाद ये क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम था। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताएंगे, राजनीतिक दल का महत्व क्या है? राजनीतिक दल जो होता है ना, इसका महत्व बताना है, इंपोर्टेंस बताना है। पॉलिटिकल पार्टी, है ना। चलिए देखिए, ये जनता और सरकार के बीच कड़ी है, जो नीतियां बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और शासन संचालित करते हैं, राजनीतिक दल इसी कहते हैं। किसे कहते हैं बताएं तो? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल ये जनता और सरकार के बीच कड़ी है ना। कड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों के बीच चीजों को जोड़ने वाला एक मशीन है। जो नीतियां, मशीन तो रहा है, ये पार्टी है। राजनीतिक दल में लोग जुड़ते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, इसमें वोट करते हैं। तो जनता और सरकार दोनों को मिलना पड़ेगा, सिर्फ सरकार सरकार नहीं बना लेंगे, जब तक जनमत नहीं होगा तब तक नहीं होता। ठीक है, तो ये जनता और सरकार के बीच कड़ी है, जो नीतियां बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार का संचालन और शासन संचालित करते हैं, देश चलाते हैं, है ना, राज्य चलाते हैं। नेक्स्ट, बैंक क्या है? आप लोगों को पता है बैंक क्या है? बैंक, व्हाट इज बैंक? आप सभी को पता होगा, बैंक एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था, क्या है डियर बताए तो, कि बैंक एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय संस्था है। ठीक है, देखिए, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों की बचत जमा करती है और जरूरतमंदों को ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराती है। तो बैंक का यही काम है। ठीक है, क्या सर? कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है ना, जो लोगों की बचत जमा करती है और जरूरतमंदों को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो बैंक यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एटीएम क्या है? क्या आप लोगों को पता है एटीएम के बारे में जानकारी है? एटीएम, देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए डियर, देखिए एटीएम को, है ना, एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। क्या? एटीएम का पूरा नाम भी कह सकते हैं, स्वचालित टेलर मशीन हिंदी में होता है, और अंग्रेजी में ऑटोमेटेड, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, जिसके द्वारा उपभोक्ता 24 घंटा बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटा एटीएम के द्वारा 24 घंटे पैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, और एटीएम के 4 पिन होते, पता है एटीएम के कितने पिन होते? पता है एटीएम के 4 पिन होते, समझ गए ना। एटीएम के कितने पिन होते? 4, समझ गए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, स्वचालित मशीन हो जाता है, जो खुद स्वतः चलता है। ठीक है, वहां पर कोई लोग नहीं रहते। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या? ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति, है ना, फर्स्ट, है ना, सभी व्यक्तियों का इनकम कितना है? प्रति व्यक्ति है, बताइए तो। कि राष्ट्रीय आय की, है ना, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, समझ गए ना। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या चीज याद रखें? फिर से एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और हाँ डियर, अभी तक आप लोग क्लास को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका तैयारी आपका बेहतर होगा, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और भी ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए लाएंगे डेली, तो कंटिन्यू बने रहिए। वैश्वीकरण के 2 लाभ बताना है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं पता है? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंक होते हैं, और वैश्वीकरण के 2 लाभ आप लोग इसको हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, विदेशी निवेश में वृद्धि, और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। समझ गए ना? क्या सर? कि विदेशी निवेश में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि,
और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं सस्ती द्वारा उपलब्ध कराना। वैश्वीकरण के दो लाभ यही हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूर दुनिया से सामान आता हो लेकिन हम लोग को सस्ता में मिले, ऐसा वैश्वीकरण के है ना सस्ती दामों पे उपलब्ध कराएं, ये वैश्वीकरण के दो लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 27 नंबर। उपभोक्ता जागरूकता क्यों जरूरी होते हैं? उपभोक्ता को जागरूक क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है, उसमें पता चला असली या नकली नकली आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये चीजें होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या सर? कि ताकि उपभोक्ता बाजार में होने वाले शोषण अर्थात मिलावट, कम तौल, गलत दाम, ठीक है, से बच सके और अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। आप लोग लिखेंगे ऊपर में उपभोक्ता जागरूकता इसलिए जरूरी है। क्या चीज लिखेंगे? उपभोक्ता जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि उपभोक्ता बाजार में होने वाले शोषण, मिलावट, कम तौल और गलत दाम से बच सके और अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, इसलिए उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता जरूरी है। मेरे डियर, जब भूकंप आता है तो उस समय में हम लोग को क्या करना चाहिए बताइए? जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आप लोग को पता है भूकंप के समय में हम लोग को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो भूकंप के समय में हम लोग को तुरंत खुले स्थान पर जाएं, यदि ना जा सके तो मजबूत मेज के नीचे छिपें और भारी सामानों से दूर रहें। जो आपके ऊपर गिर जाए तो फिर आपका अच्छा पता नहीं रहे, तो ऐसे सामानों से दूर रहें। समझ रहे बातों को, है ना? मजबूत मेज के नीचे चल जाए, अगर मान लीजिए है ना दीवार उवार अगर टूटता है ना, तो फिर मान लीजिए गिरेगा तो आपके ऊपर ना आए, और गिरेगा भी आप मान लीजिए पलंग सबके नीचे रहेंगे अंदर में, ठीक है, तो उससे आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सुनामी क्या है। देखिए सुनामी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपदा प्रबंधन में पूछे जाते हैं प्रश्न कि समुद्र के भीतर, क्या डियर, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होने से, ध्यान दीजिएगा क्या चीज है बताइए, तो समुद्र के भीतर, ध्यान दीजिएगा, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरें जो तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश के कारण होती है। ठीक है, समुद्र के है ना, समुद्र में है ना होने वाले कंपन को ही सुनामी कहते हैं। समुद्र है ना, समुद्र में जब भूकंप आता है तब तो सुनामी आता है। ठीक है, जब पानी समुद्र की पानी इधर से खूब उछाल मारता है, समझ, ऊपर नीचे करता है ना, तो भूकंप आ जाता है। समझ के बात को। चलिए नेक्स्ट, वो सुनामी होता है, वो सुनामी। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण मतलब समझ रहे हैं, बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, बाढ़ कैसे हमारे इधर नहीं आएगा। तो इस चीज की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या करेंगे बताइए। बाढ़ नियंत्रण के उपाय लिखे, आप लोग को लिखना है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला जैसे हो जाएगा नदियों के तटबंधों को मजबूत करना। तटबंध समझते हैं ना, उसके बीच में जो बांध सब होता है ना, उसको मजबूत कर देंगे ताकि जहां से पानी आता है उससे पीछे रह जाए, उससे आगे ना आए। ठीक है, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करना, ज्यादा जगहों पर वृक्षारोपण करना, और पहले चेतावनी प्रणाली विकसित करना। मतलब पहले आप लोग को जानकारी, बाढ़ के बारे में जानकारी ले लेना है कि कहाँ पर कैसे आता है, फिर आप उस तरह से उस व्यवस्था को करेंगे। हालांकि सरकार का काम है, करेंगे तो फिर बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग को बताया ना, आज की इस वीडियो में पूरे 30 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। तो प्लीज आप लोग ये सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न प्रत्येक दिन पर है, डेली आप लोग को वीडियो मिले, प्लीज हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, आप सभी के लिए एक सूचना है कि आप सभी के लिए है ना 400 और 450 नंबर लाना आसान हो गया। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सभी डेली फ्री क्वेश्चन बैंक का लाइव क्लास में ज्वाइन होकर वो ऐसा कर सकते हैं। तो शाम 7 बजे फ्री लाइव क्लास चलता है, तो वहाँ भी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाइप वाला सिस्टम जो होता है ना, कमेंट के बाद हाइप होता है, प्लीज़ हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।